Backflushing in a JIT system. Backflushing requires no data entry of any kind until a finished product is completed. At that time, the total amount finished is entered into the computer system, which multiplies it by all the components listed in the bills of materials for each items produced. बैक फ्लशिंग में डेटा एंट्री की ज़रूरत नहीं होती है जब तक कि फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हो जाता, और जब तैयार हो जाता है तब हम उसकी एंट्री कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं कि कितना प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है। और उसके बाद क्या होता है, जो बिल्स ऑफ मटेरियल होता है उसमें लिखा होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल्स कितने यूनिट में यूज़ होते हैं। तो जब हम उसमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस डालते हैं तो बिल्स ऑफ मटेरियल से प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई होके पता चल जाता है कि कितने कंपोनेंट्स यूज़ हुए होंगे, फिर पता चल जाता है कितने प्रोडक्ट्स यूज़ हुए होंगे उस फिनिश्ड गुड्स को बनाने में। दिस yields a lengthy list of components that should have been used in the production process. इससे पता चलता है कि कितना यूज़ किया है हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड नाउ बी लेफ्ट ऑन हैंड। और फिर ये जितना हमें पता चलता है कि इतना यूनिट्स हमने यूज़ किया है उसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री से लेस कर देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि अभी हमारे पास इतना प्रोडक्ट बचा होगा। As transaction volumes associated with JIT, this is an ideal solution to the problem. However, given the large transaction volumes associated with JIT, this is an ideal solution to the problem. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो JIT ही एक सोल्यूशन हो सकता है इन प्रॉब्लम्स का। लेकिन देयर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स विद बैक फ्लशिंग। Given the large transaction volume associated with JIT, this is an ideal solution to the problem. क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करना होता है JIT सिस्टम में, तो फिर इसके लिए हम बैक फ्लशिंग का यूज़ करके नंबर ऑफ़ यूनिट्स में पहुंच जाते हैं। However, there are some serious problems with backflushing that must be corrected before it will work properly. क्या problems आ सकती हैं backflushing में? Production reporting. The total production figure entered into the system must be absolutely correct. जितना भी हम सिस्टम में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस डाल रहे हैं वो एकदम सही डालना चाहिए, या और एल्स द रॉन्ग कंपोनेंट टाइप्स एंड क्वांटिटीज़ विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। और अगर हमने कुछ गलत उसमें सिस्टम में फीड कर दिया तो रॉन्ग कंपोनेंट टाइप भी रॉन्ग पता चलेगा, क्वांटिटीज़ भी रॉन्ग लेस हो जाएगी। दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हेन देयर इज़ अ हाई टर्नओवर। जब टर्नओवर ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हमारा जब बिज़नेस का टर्नओवर ज़्यादा हो, ट्रेनिंग या लो लेवल ऑफ ट्रेनिंग टू द प्रोडक्शन स्टाफ, और अगर प्रोडक्शन स्टाफ में ट्रेनिंग कम दी गई है, वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है, तो भी हो सकता है कि वो गलत इंफॉर्मेशन उसमें फीड कर दें, उसके बाद फिर एरर्स होंगी विच लीड्स टू एरर। स्क्रैप रिपोर्टिंग। ऑल एबनॉर्मल स्क्रैप मस्ट बी डिलीजेंटली ट्रैक्ड एंड रिकॉर्डेड। सारे एबनॉर्मल स्क्रैप को ट्रैक करके रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। Otherwise, these materials will fall outside the backflushing system and will not be charged to the inventory. नहीं तो ये एबनॉर्मल स्क्रैप वाली जो यूनिट्स हैं इनको हम बैकफ्लशिंग सिस्टम में नहीं फीड कर पाएंगे, और फिर ये इन्वेंट्री में चार्ज नहीं हो पाएगी, पता ही नहीं चलेगा इसका कि इतने यूनिट्स बीच में बर्बाद भी तो हुए हैं। Since scrap can occur anywhere in the production process, a lack of attention by any of the production staff can result in an inaccurate inventory recording. क्योंकि स्क्रैप तो प्रोडक्शन के किसी भी लेवल पे हो सकता है, फिर अगर स्टाफ ने अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग इनएक्यूरेट हो सकती है। Once again, high production turnover or a low level of employee training increases this problem. इसी वजह से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉट ट्रेसिंग क्या है? लॉट ट्रेसिंग इज़ इम्पॉसिबल अंडर द बैक फ्लशिंग सिस्टम। लॉट ट्रेसिंग करना बैक फ्लशिंग में
इम्पॉसिबल है. इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन ए मैन्युफैक्चरर नीड्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ which production lot were used to create a product in case all the items in a lot must be recalled. जब मैन्युफैक्चरर को पता लगाना है कि हम कौन से लॉट का सामान कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं, इन केस अगर कुछ बाद में एरर होती है, बाद में अगर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, अगर हमें रिकॉल करना पड़े अपने प्रोडक्ट्स को, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस लॉट के प्रोडक्ट्स में एरर है, किस लॉट के प्रोडक्ट में डिफेक्ट है जिनको कि हमें वापस बुलाना है. तो लॉट ट्रेसिंग लेकिन बैक फ्लशिंग में हो नहीं पाती है. ओनली अ पिकिंग सिस्टम कैन एडिक्वेटली रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन. ये केस में हो सकता है, पिकिंग सिस्टम में ही हो सकता है. सम कंप्यूटर सिस्टम अलाउज पिकिंग एंड बैक फ्लशिंग सिस्टम टू को एक्सिस्ट so that the pick transactions of for lot tracing purpose can still be entered in the computer. लेकिन आजकल कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स ऐसे भी आ गए हैं जो कि पिकिंग सिस्टम को भी बैक फ्लशिंग के साथ ला सकते हैं ना. कहीं कहीं पे ये यूज़ हो सकता है फॉर लॉट ट्रेसिंग, जिससे कि लॉट ट्रेसिंग भी हो जाए और एक एंट्री भी अच्छे से हो जाए. लॉट ट्रेसिंग में देन स्टिल भी पॉसिबल इफ़ द राइट सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल. सही सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है. अगर लॉट ट्रेसिंग को हमें डालना है तो सही सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा. हाउएवर दिस फीचर इज़ जनरली प्रेजेंट ओनली ऑन हाई एंड सिस्टम. लेकिन ये हाई एंड सिस्टम में ही यूज़ होते हैं जनरली. जो बहुत लार्ज स्केल में जो काम होते हैं, बहुत एडवांस लेवल पे, उन पे ही ज़्यादातर लॉट ट्रेसिंग आ सकती है बैक फ्लशिंग के साथ. इन्वेंट्री एक्यूरेसी. The inventory balance may be too high at all times because the backflushing transaction that relies inventory usually does so only once a day, during which time the other inventory is sent to the production process. हो सकता है कि इन्वेंट्री जो हमारी शो करेगी वो हमेशा ज़्यादा शो करेगी बैकफ्लशिंग ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि जो एंट्री होती है इन्वेंट्री की वो सिर्फ दिन में एक ही बार होती है. जब यूनिट्स प्रोडक्शन में जाते हैं तभी हम उसमें लेस करके बता देते हैं कि अब इतने यूनिट्स बचे होंगे. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एन एक्यूरेट सेट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इन द वेयर हाउस. तो इसे वेयर हाउस में एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड का रखना थोड़ा मुश्किल है. ऑफ ऑल द इश्यूज नोटेड हियर, द वर्स्ट इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोडक्शन स्टाफ इज क्लियरली इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशिएंटली एक्यूरेट स्क्रैप और प्रोडक्शन रिपोर्टिंग फॉर द बैक फ्लशिंग सिस्टम. ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे बताई हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़राब कब हो सकती हैं, जब हमारे पास जो प्रोडक्शन स्टाफ है वो बिल्कुल इनकेपेबल है कि वो हमको बता ही नहीं पा रहा है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितना स्क्रैप हो रहा है. अगर हमारा स्टाफ हमें स्क्रैप ही नहीं बता पा रहा है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो ही नहीं रिपोर्ट कर पा रहा है, तो वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी. इफ़ देयर इज़ एन ईज़ली ट्रेसेबल कॉज, और अगर हम ईज़िली कॉज को पता लगा पाएँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सच एज लेस कैपेबल वर्कर ऑन अ पर्टिकुलर शिफ्ट. जैसे हमें पता चल जाए कि अच्छा इस शिफ्ट में ये जो वर्कर है वो थोड़ा कम कैपेबल है, वो नहीं कर पा रहा है. मूविंग अ फ्यू रिलायबल एम्प्लॉयज़ इनटू दीज पोजीशन कैन प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द प्रॉब्लम. तो हम वहाँ पे कुछ रिलायबल एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं जिससे कि हमें तुरंत ही आराम मिल जाए इस प्रॉब्लम से. इट मे इवन बी पॉसिबल टू हैव एन एक्सपीरियंस शिफ्ट सुपरवाइज़र टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन. और ऐसा भी हो सकता है कि हम वहाँ पे एक शिफ्ट सुपरवाइज़र को रख दें, एक्सपीरियंस्ड शिफ्ट सुपरवाइज़र को रख दें जो कि इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना हमारा स्क्रैप हो रहा है. हाउएवर, वेयर this is not possible for whatever reason, computer system users experience back flushing garbage in garbage out. और अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं, हम सही एम्प्लॉय को वहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं जो कि कैपेबल हो, तो फिर जो भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो गीगो को एक्सपीरियंस करेगा. गीगो क्या होता है कि आप गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही बाहर आएगा. अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो फिर आप गलत ही आउटपुट भी निकलेगा. एंटरिंग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रैपिडली एलिमिनेट्स एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द इन्वेंट्री रिकॉर्ड. आप गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो कोई एक्यूरेसी नहीं रहेगी आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में.
रिक्वायरिंग मैनी फिजिकल इन्वेंट्रीज काउंट्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम, और फिर आपको फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा सब. Consequently, the success of a back flushing system is directly related to a company's willingness to invest in a well-paid, experienced, well-educated production staff that undergoes little turnover. तो consequently सक्सेस कब मिलेगी हमें बैक फ्लशिंग सिस्टम को यूज़ करने में, जब कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है वेल पेड, एक्सपीरियंस्ड, वेल एजुकेटेड प्रोडक्शन स्टाफ में, जो कि अंडरगोज लिटिल टर्नओवर, जो काम छोड़ के जल्दी भागे ना, जो कि रुकने के लिए तैयार है. प्रैक्टिकल इंसाइट, JIT प्रैक्टिसेस. M&M Mahindra and Mahindra wanted to implement JIT at their main plant in Nashik, as they were aware of the fact that JIT approach will help them to operate with minimal level of inventory. JIT MM को पता था कि JIT को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमें मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा JIT को इम्प्लीमेंट किया जाए. Their business objective was to make all suppliers active participation इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. और उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो सप्लायर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन ला पाएँ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पे. दे वांटेड दैट द सप्लायर्स शुड बी इनेबल्ड, सप्लायर्स को इनेबल कर दिया जाए ना, सप्लायर्स एक इनेबल मोड में रहें. कैसे? टू नो ऑफ एनी चेंज इन द होल प्रोडक्शन प्रोसेस. हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उनको पता होना चाहिए, सप्लायर्स को पता होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूट एक्टिवली, और वो उनको पता चले और वो हमारे चेंजेस के अकॉर्डिंग एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें. दिस वाज नेसेसरी टू रिड्यूस द टाइम टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. अब जैसे कोई एक सिचुएशन आती है, फिर आपको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए वो अपने सप्लायर्स को थोड़ा इनेबल मोड में रखना चाह रहे थे, थोड़ा नहीं फुल्ली इनेबल मोड में रखना चाह रहे थे कि वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को समझें, अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें, एंड हेल्प जस्ट इन टाइम अप्रोच इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. और वो हमें जस्ट इन टाइम अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने में मदद करें. जस्ट इन टाइम क्या कि जब भी हमें ज़रूरत हो तब हमें इन्वेंट्री प्रोवाइड करवा सकें, और जब भी ज़रूरत हो, जितनी भी ज़रूरत हो, कम टाइम में, मतलब अच्छे से JIT को इम्प्लीमेंट हम कर सकें. तो ऑब्जेक्टिव क्या था? मेक ऑल द सप्लायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सारे सप्लायर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में. सप्लायर शुड बी एबल टू नो इफ़ एनी चेंज इन द होल प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूट एक्टिवली. अगर हमारे होल प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी चेंज आता है, सप्लायर को पता होना चाहिए और फिर वो कंट्रीब्यूट भी करें अच्छे से. अपडेट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सप्लाई स्ट्रैटेजीज फॉर 400 वेंडर्स, 150 व्हीकल्स पर डे और 1100 पार्ट्स. तो और वो कैसे अपडेट्स देना चाह रहे थे कि हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सप्लाई स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड. उनके 400 वेंडर्स थे जिनको वो इनेबल करना चाह रहे थे. 150 व्हीकल्स पर डे उनका जो काम हो रहा था, वो 150 व्हीकल्स पर डे के हिसाब से उनका काम चल रहा है. और 1100 पार्ट्स हैं जिनको कि वो असेंबल वगैरह करते होंगे. महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड कंपनी है ना, तो 1100 पार्ट्स, 150 व्हीकल्स, 400 वेंडर्स डेली बेसिस पे उनको हैंडल करना होता है. इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिप्लेनिशमेंट एफिशिएंसी. रिप्लेनिशमेंट क्या होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जो भी वो रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो एक लेवल, मतलब उनका एक लेवल सेट होता है कि मान लो 1000 लेवल तक अगर इन्वेंट्री आ जाती है तो फिर हमको उसको वापस से फिल करना है. मतलब टोटल हम डेली 20,000 यूनिट रखते हैं, लेकिन अगर 5000 यूनिट तक अगर आ जाती है तो हमको वापस से 20,000 करना है. तो जब दोबारा से किसी चीज़ को भरते हैं, फिर दोबारा से जब उसमें और यूनिट्स डालनी होती है, उसको रिप्लेनिशमेंट कहते हैं. तो रिप्लेनिशमेंट की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना है उन्हें. रिडक्शन ऑफ स्टॉक एट द असेंबली लाइन फेवरिंग अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग. असेंबली लाइन में जो स्टॉक जाता है उसको कम करना है. असेंबली लाइन क्या है
कि एक स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में एक लाइन जा रही है जिसमें कि अलग अलग जगह से आप अलग अलग पार्ट्स को ऐड ऑन करते जा रहे हो, जो कि एक जगह जाके सब एक साथ असेंबल होगी ना। तो असेंबली लाइन फेवरिंग है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे हैं वो। ये सब उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट प्लानिंग फॉर जेआईटी। उनको जेआईटी के लिए कॉन्सेप्ट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ लोड यूनिट्स। लोड यूनिट्स क्या होते हैं, पैकेजेस, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिस भी चीज़ की कंपनी है, उनके जो भी पैकेजेस होंगे जिनको कि वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट वगैरह करते होंगे, जिन चीज़ों में वो पैकेज करते हैं उनको लोड यूनिट्स कहते हैं। वो जैसी भी पैकिंग, जैसी भी ज़रूरत होगी उस शेप, साइज़ और उस तरीके से उस उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पैकेजिंग होगी, जिनको कि वो व्हीकल में, पिकअप में, किसी में भी ले जाने के लिए पैक करते होंगे, तो उनको बोलते हैं लोड यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ लोड यूनिट्स कि पता चले कि लोड यूनिट्स क्या है, एंड देयर अरेंजमेंट एट द असेंबली लाइन, और वो उनको असेंबली लाइन में कैसे अरेंज करते हैं, कितना कैसे क्या, उन सब के बारे में। डेफिनेशन ऑफ रिप्लेनिशमेंट ट्रिगर्स कॉन्सेप्ट। रिप्लेनिशमेंट ट्रिगर क्या होता है कि वही हमारे एग्जाम्पल में जो हमने 5000 यूनिट बताया ना, कि अगर हमारा यूनिट्स यूज़ होते होते 5000 तक पहुंच जाता है तो हमको वो वापस से भरना है, तो वो ट्रिगर पॉइंट है कि इतना अगर आ गया तो फिर हमको उसको फिर से रिफिल करना है। रिप्लेनिशमेंट ट्रिगर कॉन्सेप्ट, उसको डिफ़ाइन करना। डिज़ाइन ऑफ स्टोर्स एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। स्टोर्स को कैसे डिज़ाइन करना है, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हमारे कैसे हैंडल होंगे, एंड रिव्यू ऑफ द मेथड ऑफ सप्लाई फ्रॉम वेंडर्स। और सब चेंज करने के बाद सब वेंडर से हम सप्लाई का जो हमारा मेथड है उसका हम रिव्यू लें कि कैसे क्या है। सल्यूशन क्या है, मॉड्यूलर स्टैंडर्ड मेटल कंटेनर्स। आजकल के नया ज़माने के कुछ स्टैंडर्ड मेटल कंटेनर्स, मेटल के कंटेनर्स, एंड टोट्स क्या होते हैं, ये भी कंटेनर्स होते हैं। जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो जहाँ की जिस चीज़ से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए कंटेनर्स बनाती है। टोट्स मतलब होता है कंटेनर। अब जैसी फैक्ट्री होगी, जैसा इंडस्ट्री होगी, उनके कंटेनर्स उनके गुड्स के हिसाब से होंगे। अगर कोई हैवी स्टील कंपनीज़ हैं तो उनके कंटेनर्स वैसे ही हैवी प्रोडक्ट को रखने के अकॉर्डिंग होंगे। अगर कोई हल्की फुल्की चीज़ें बनती हैं तो उनके कंटेनर्स हल्की फुल्की चीज़ों को हैंडल करने के लिए होंगे। तो मतलब टोट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े से कंटेनर्स होते हैं। अब ये M&M कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इनके तो ज़्यादातर हैवी व्हीकल्स, हैवी पार्ट्स वगैरह होंगे। तो ये बड़े बड़े से टोट्स की बात हो रही है, जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बहुत हैवी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत मजबूत कंटेनर्स होते हैं। बेस्ड ऑन इंडियन ट्रक डायमेंशंस। इंडियन ट्रक्स होते हैं, उनके जो उसमें कितने बड़े व्हीकल्स, कितने बड़े टोट्स आ सकते हैं, उनके बेस पे बनाया जाता है उनको, कि वो इंडियन ट्रक में ईज़िली लोड हो जाए और कम स्पेस में ज़्यादा टोट्स आ जाएं, और मतलब एक ट्रक में ज़्यादा से ज़्यादा टोट्स आ जाएं, बहुत ईज़िली रख जाएं, ऐसे टोट्स। लोड यूनिट्स एर्गोनॉमिकली प्रेजेंटेड टू द वर्कर्स। अब यही कंटेनर्स और टोट्स ही हैं जो कि लोड यूनिट्स हो गए। अनलोड या लोडिंग करने में कोई भी फिज़िकली कोई प्रॉब्लम ना हो ना, कि वो इतना थक जाए, मतलब कोई दर्द, थकान, चोट वगैरह ना लगे, ईज़ी टू हैंडल बनाने के लिए वर्कर्स के लिए, तो उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकली प्रेजेंटेड। 25 JIT पार्ट्स आइडेंटिफाइड। 25 आइडेंटिफाइड कि ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कि टोटल कितने पार्ट्स थे, 1100 पार्ट्स थे, उनमें से 25 ऐसे पार्ट्स हैं, JIT पार्ट्स हैं, कि आप इनको जस्ट इन टाइम, जैसे ज़रूरत हो वैसे हम इनको प्रोड्यूस कर लें। सप्लाइड इन सीक्वेंस, और ये ऐसे आइडेंटिफाई किए गए और इनको सीक्वेंस में सप्लाई करना है। 2 tier शेल्विंग सिस्टम फॉर टोट्स। ट्रक के जो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो टोट्स हैं, वो 2 tier शेल्फिंग की, एक शेल्फ में पहले एक रो में पूरे सारे टोट्स आ जाएं, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक दूसरी लाइन उसके ऊपर सेकेंड टियर में भी आ जाएं। विद डायनेमिकली एलोकेशन एंड पिकिंग। विद डायनेमिक एलोकेशन एंड पिकिंग,
और बहुत आराम से उसको एलोकेट कर सके, रखे और पिक कर सके, उठा सके। कंटेनराइज्ड सप्लाई फ्रॉम लोकल वेंडर्स विथ राउंड पिकअप, जो लोकल वेंडर्स हैं वो हमें पिकअप से सप्लाई कर सके आराम से। रिड्यूस पर्सनल, जिससे लोगों की भी कम ज़रूरत है। रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, और जो सामान को रिफ़िल करने में जो टाइम लगता है उसको भी कम करा जा रहा है। इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और इससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी को भी फेवरिंग कराना था ना, और इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेनिफिट्स क्या क्या हुए? बाय मेकिंग द सप्लायर्स पार्टिसिपेंट इन JIT मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दे कुड मेंटेन द लीस्ट इन्वेंट्री लेवल। जब से सप्लायर्स को हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो हमको ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पहले से ही सारा मंगाना है, क्योंकि अब उनको पता है कि हमें कितना क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी चीज़ें यूज़ करनी है, क्या कितना ज़रूरत होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अब सप्लायर हमें भेज देगा। सप्लायर्स कुड सी रियल टाइम द स्टेटस ऑफ द सप्लायर सप्लाईज़ का रियल टाइम स्टेटस भी जान जाएगा कि कितनी सप्लाई करनी है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने की आगे ज़रूरत हो सकती है। बिल सेटलमेंट एंड होस्ट ऑफ अदर पैरामीटर्स, और ये सारी चीज़ें अब सप्लायर रियल टाइम बेसिस में देख सकता है कि कितना बिल का सेटलमेंट हो चुका है, और भी चीज़ें जो भी हैं। एंड होस्ट ऑफ अदर पैरामीटर्स, और अदर पैरामीटर्स को भी वो देख सकता है, और वो होस्ट भी बन सकता है, उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ प्रोसेस, फॉर इंस्टेंस द प्रोसेस फ्रॉम अ सप्लायर टू द डीलर कैन हैंडल चेंज मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड अ डिफाइंड प्रोसेस। और जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोसेस के, कि सप्लायर से लेकर डीलर तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो चेंज मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है कि लोड यूनिट्स क्या है, और रिप्लेनिशमेंट ट्रिगर कब करना है, डिज़ाइन ऑफ स्टोर्स कैसे रखने हैं, स्टोर्स कैसे होने चाहिए, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कैसे करना है, और मेथड ऑफ सप्लाई, मतलब सब कुछ हमने पहले से डिफ़ाइन कर रखा है। तो चेंज को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान रहेगा, चेंज मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा with the help of a particular solution and a defined process. Setup time are significantly reduced in the warehouses. Warehouse में setup time भी बहुत घट जाएगा. Cutting down the setup time to be more productive allow the company to improve their bottom line to look more efficient. और जब setup time घट जाता है, setup time का घटना का मतलब हमारी efficiency का बढ़ना और हमारी cost का कम होना, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉटम लाइन जो है वो मोर एफिशिएंट है। क्योंकि बॉटम लाइन क्या होता है कि जैसे P&L अकाउंट में नीचे में बॉटम लाइन में हमारा प्रॉफिट आता है ना, तो उसको डिनोट करने के लिए हम बोलते हैं बॉटम लाइन, कि ये हमारे प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो ये कंपनी को अलाउ करता है टू इम्प्रूव देयर बॉटम लाइन टू लुक मोर एफिशिएंट, कि कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा एफिशिएंट दिखेगा, उनके प्रॉफिट्स इम्प्रूव हो जाएंगे। हैविंग एम्प्लॉय फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द सिस्टम allowed them to process goods faster instead of having them vulnerable to fatigue from doing too many jobs at once, and simplifies the task at hand. अब एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक एरियाज़ में ही काम करना है, और उनको गुड्स को फास्टर प्रोसेस करना है, और जैसे कि एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड यूनिट्स वगैरह हैं, तो अब उनको कुछ ऐसे फैटीग वगैरह भी नहीं होगा, वो अब थकान भी नहीं होगी, ईज़िली सारे काम को हम थोड़ा इजी कर दे रहे हैं, और सारे टास्क को हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन द सप्लायर रिलेशनशिप, और सप्लायर रिलेशनशिप में को भी इम्प्रूव करेगा। Kaizen costing. The Kaizen is a Japanese word that literally means continuous improvement. Kaizen Japanese word है जिसका मतलब है continuous improvement. Kaizen costing is the cost reduction system through small continuous and incremental improvement. कैसे छोटे छोटे continuous
और बढ़ते जाएं, जो इंक्रीमेंटल जो बढ़ते जाएं, ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हमें करने हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन द बिलीव दैट नथिंग इज़ एवर परफेक्ट, कोई भी चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। सो इम्प्रूवमेंट्स एंड रिडक्शन इन कॉस्ट आर ऑलवेज पॉसिबल। तो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है कॉस्ट में और रिडक्शन भी हो सकता है, हमेशा पॉसिबल है। काइजन गोल्स आर सेट बेस्ड अपॉन एक्चुअल रिजल्ट्स फ्रॉम प्रायर पीरियड, और गोल्स को सेट किया जाता है जैसा कि एक्चुअल रिजल्ट हमारे पिछले पीरियड में आया होता है, उसके बेस पे हम गोल्स को सेट कर लेते हैं। द गोल इज़ टू रिड्यूस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द करेंट पीरियड इन द कमिंग पीरियड, कि अभी जो हमारी कॉस्ट है इसको हम कम करेंगे आने वाले समय पे। लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग इज़ फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ काइजन। लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काइजन के आइडिया पर फॉर्मुलेट हुआ है। और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ना, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ें नॉन वैल्यू एडेड है उसको हटाना और वैल्यू एडिशन को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना, यही सब। तो ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे ही ये लीन मैन्युफैक्चरिंग भी फाउंड हुई है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ द कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन and improvement of existing processes, and is very different from approaches such as business process re-engineering, which seeks to make radical of changes to improve an organization's operations and processes. तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ये कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो कि अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहे हैं उनको एग्जामिन करते रहें कंटिन्यूसली और इम्प्रूव करते रहें। और ये बीपीआर से बहुत अलग है। बीपीआर क्या कहता है कि रेडिकल चेंजेस लाना, मतलब बहुत बड़े बेसिस पे चेंजेस लाना, टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो तब हमारे प्रोसेसेस वगैरह को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, तब हम बीपीआर को लगाते हैं। वो रेडिकल चेंजेस लेके आता है बहुत बड़े लेवल पे और बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आता है। लेकिन जो काइजन है ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये हमें करते ही रहना है। कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना आ रही हो, हमें कॉस्ट को कम करना है और इम्प्रूवमेंट को लाना है। This philosophy implies that small incremental changes routinely applied and sustained over a long period result in significant improvement. ये फिलॉसफी क्या कह रही है कि छोटे छोटे से इंक्रीमेंटल चेंजेस अगर हम रूटीनली अप्लाई कर लें, डेली बेसिस में अप्लाई कर लें तो, और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर लें, तो इससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, बहुत बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। द काइजन स्ट्रैटेजी हेल्प एम्स टू involve workers from multiple functions and levels in the organization in working together to address a problem or improve a particular process. यहाँ पे हमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए हर एक लेवल पे, मल्टीपल फंक्शंस में भी और लेवल्स में भी, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इम्प्रूवमेंट को लाया जा सके किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ इन अ काइजन कॉस्टिंग मेथडोलॉजी इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में अगर कुछ वेस्टेज वगैरह है तो उसको हटाना है। असेंबली के टाइम अगर कुछ वेस्टेज हो रहा है उसको हटाना है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में कोई वेस्टेज है उसे हटाना है। एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ वर्क स्टेप इन एनी ऑफ दिस एरिया। और अगर कोई वर्क स्टेप है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है तो फिर भी वो हम करते हैं तो हमें उसे भी एलिमिनेट करना है। Though these points are also covered in the value engineering phase of target costing, ये value engineering phase target costing में भी cover हुआ है। The initial value engineering may not uncover all possible cost saving, लेकिन जो initial value engineering है वो हो सकता है हर एक possible cost saving को नहीं cover कर पाए। Thus, Kaizen costing is really designed to repeat many of the value engineering steps। बहुत सारे वैल्यू इंजीनियरिंग स्टेप्स को भी ये रिपीट करेगी। फॉर एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड, कंस्टेंटली रिफाइनिंग द प्रोसेस एंड देयर बाय स्ट्रिपिंग आउट एक्स्ट्रा कॉस्ट।
जब तक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोसेस को रिफाइन करेगा हमारा ये काइजन कॉस्टिंग, और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट को हटा देगा। द कॉस्ट रिडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम काइजन कॉस्टिंग आर मच स्मॉलर दैन दोज अचीव्ड विथ वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग में ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन होता है और काइजन कॉस्टिंग में कम कॉस्ट रिडक्शन होता है, बट आर स्टिल वर्थ द एफर्ट सिंस competitive pressures are likely to force down the price of the product over time, and any possible cost savings allow a company to still attain its targeted profit margin while continuing to reduce cost। हो सकता है competitive pressures की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम हो जाए ना समय के साथ, और अगर हम कहीं पे भी कॉस्ट सेविंग ला सकते हैं और अपनी कंपनी को सस्टेन करा सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन टारगेट करने में, तो और कॉस्ट भी रिड्यूस करने में, तो ये हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी फर्म सस्टेन कर जाएगी। काइजन कॉस्टिंग प्रोसेस क्या है? 3 स्टेप्स हैं इसमें। इस्टेब्लिशिंग कॉस्ट रिडक्शन गोल्स। पहले हमें गोल सेट करना है कॉस्ट रिडक्शन का। ascertain gap by comparing goal to actual cost। गैप कितना आ रहा है, अभी कितनी कॉस्ट है और हमें कितनी कम करनी है। फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट कॉस्ट रिडक्शन प्लान, और फिर बनाना है कॉस्ट रिडक्शन प्लान और उसको इम्प्लीमेंट करना है बेस्ड अपॉन वैल्यू एनालिसिस। जो हम वैल्यू एनालिसिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारी क्या कॉस्ट है, क्या गैप है, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट रिडक्शन प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिगर प्रेजेंटेड बिलो कैन बी रेफर्ड इन लाइट ऑफ 3 स्टेप्स। करंट कॉस्ट इतनी है, इतनी हमारी टारगेट है, इतना कम लाना है, गैप को हम ढूंढेंगे, फिर कॉस्ट रिडक्शन प्लान बनाएंगे वैल्यू एनालिसिस करके, फिर प्रोडक्ट फीचर्स चेंजेस, प्रोडक्ट के फीचर्स में अगर कुछ चेंज हो सकता है उसको चेंज कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कुछ चेंज हो सकता है तो उसको चेंज कर देंगे। काइजन टीम एक्टिविटीज़, और जो काइजन टीम की एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाउ काइजन कॉस्टिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। ये कॉस्ट को कंट्रोल करती है, ये कॉस्ट को रिड्यूस करती है। ये करंट अभी सिचुएशन क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करता है। मीट कॉस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये कॉस्ट की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे फोकस करता है, और ये कॉस्ट की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे फोकस करता है। ये कॉस्ट को रिडक्शन करना है, इसका टारगेट है कॉस्ट को रिडक्शन करना। फॉर लार्जर पीरियड, ये साल दर साल होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ज़्यादातर जो बजट्स हम बनाते हैं वो ईयरली बनाते हैं ना। काइजन कॉस्टिंग इस शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, शॉर्ट स्पैन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। फॉर वेरिएंस एनालिसिस, कंपैरिजन इज अमंग द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। वेरिएंस एनालिसिस के लिए एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। नो वेरिएंस इज़ नीडेड टू बी कंप्यूटेड, इसमें वेरिएंस हमें नहीं निकालना है, हमको मतलब ही नहीं है वेरिएंस से। हमारी जो अभी कॉस्ट आ रही है 50 रुपये की, हमको उसको घटा के 30 रुपये करना है। गैप इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। हमने अगर 30 रुपये को टारगेट कर लिया है तो अभी हमारी 50 रुपये की कॉस्ट आ रही है, तो हमको उसे घटा के 30 रुपये करना है ना। और यहाँ पे क्या है, वेरिएंस जो भी है, कितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, कितना आ रहा है एक्चुअल, उसको अब वेरिएंस एनालिसिस करना पड़ता है। वेरिएंस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड रिपोर्टेड, यहाँ पे वेरिएंस को एड्रेस करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। रीज़न फॉर मिसिंग टारगेट कॉस्ट नीड टू बी एड्रेस, हमें पता लगाना होता है कि हम टारगेट कॉस्ट को क्यों नहीं मीट कर पा रहे हैं, उसके रीजंस बताने होते हैं। कॉन्सेप्ट इनसाइट, काइजन प्रिंसिपल्स, द कोर ऑफ काइजन। क्या 5 फंडामेंटल काइजन प्रिंसिपल्स दे रखे हैं हर काइजन टूल में, एंड इन एवरी काइजन बिहेवियर। हर काइजन टूल और हर काइजन बिहेवियर में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एम्बेडेड होते हैं। The 5 principles are: know your customer, understand them and their interests so that business can enhance their experience। हमको अपने कस्टमर को जानना है,
ना, अपने कस्टमर को जानिए, उनको समझिए, उनके इंटरेस्ट को समझिए, जैसे कि आप उनके एक्सपीरियंस को बढ़ा पाएँ। कस्टमर वैल्यू क्रिएट करनी है, इसलिए हमको कस्टमर को समझना है। लेट इट फ्लो। एवरीवन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू क्रिएट वैल्यू एंड एलिमिनेट वेस्ट। लेट इट फ्लो मतलब एक फ्लो में होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन का हर एक व्यक्ति वेस्ट को एलिमिनेट करने में और वैल्यू को क्रिएट करने में लगा होना चाहिए। एम फॉर टारगेटिंग ज़ीरो वेस्ट। ज़ीरो वेस्ट के लिए सब लोग एम करें, हर एक व्यक्ति उसी चीज़ के लिए तत्पर रहे। गो टू गेम्बा। गेम्बा क्या होता है? जहाँ पे काम होता है ना, जो कि आपकी शॉप फ्लोर है, जहाँ पे काम हो रहा है, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, उसको गेम्बा बोलते हैं। वैल्यू इज़ क्रिएटेड वर थिंग्स एक्चुअली हैपन। जहाँ पे एक्चुअली काम होता है वहीं पे वैल्यू क्रिएट होती है। गो देयर, वहाँ पे जाइए। गो टू द रियल प्लेस, रियल प्लेस पे जाइए। हैंस सिग्निफाई द एक्ट ऑफ विजिटिंग द शॉप फ्लोर इन लीन एंड काइजन। मतलब लीन सिस्टम में भी, काइजन में भी आपको जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे जाना ज़रूरी है। एम फॉर फॉलोइंग द एक्शन। आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उसमें शामिल होने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे जाके पता कीजिए। एम्पावर पीपल। सेट द सेम गोल फॉर योर टीम। अपने टीम्स के लिए भी सेम गोल सेट कीजिए। प्रोवाइड अ सिस्टम एंड टूल्स टू रीच देम। और उनको सिस्टम प्रोवाइड कीजिए और टूल्स प्रोवाइड कीजिए कि वो पहुंच सके गोल्स तक। एम फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर टीम। एक अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट रहिए। परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट शुड बी टेंजिबल एंड विजिबल। आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, वो सबको दिखने चाहिए। एम फॉर स्पीकिंग विथ रियल डेटा। आपको रियल डेटा बताना होगा, सबको बताना चाहिए। मतलब कि कुछ रिपोर्ट्स वगैरह इशू करनी चाहिए, सबको पता रहे कि आप किस चीज़ में लगे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, सब विजिबल होना चाहिए। देयरफॉर द प्रेमाइस ऑफ काइजन प्रैक्टिस इंक्लूड्स, क्या किस बेस पे काइजन प्रैक्टिस है? द सिस्टम सीक्स ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना है इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो हमारी अभी की सिचुएशन है, एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। और एक एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे हमें आगे बढ़ना है, इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। इट एनकरेजेस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इससे क्या होता है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सब लोगों को लेके हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और नॉलेज भी अप्लाई कर रहे हैं। देयर आर नो लिमिट्स टू द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और इम्प्रूवमेंट में कोई लिमिट्स नहीं लगा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स इनफाइनाइट होंगी। काइजन इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन कंटिन्यूअली इम्प्रूविंग these standards to achieve long term sustainable improvement। काइजन में हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और फिर उनको स्टैंडर्ड्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। द फोकस इज़ ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट। और हमको वेस्ट को एलिमिनेट करना है, इम्प्रूव सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। वेस्ट को कम करना है, सिस्टम्स इम्प्रूव करने हैं, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है। इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉयज़ एंड ऑल एरियाज़ ऑफ द बिजनेस। और इसमें हम हर एक एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं और हर एरिया ऑफ बिजनेस को ले रहे हैं, पूरे बिजनेस को इम्प्रूव करना है। काइजन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स, थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते रहें। इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूविंग सिस्टम भी इम्प्रूव कर रहे हैं। वेस्ट एलिमिनेट कर रहे हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कंटिन्यूअली इम्प्रूव, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हुए कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर रहे हैं। और कलेक्टिव डिसीजंस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सबका डिसीजन, सबके साथ मिलके सबकी नॉलेज को अप्लाई करके कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं। Do you know how the cost reduction target established? Cost reduction target को establish कैसे करते हैं? While establishing the cost reduction target, workforce is empowered through bottom up path। इसमें क्या करते हैं? बॉटम अप पाथ के द्वारा
वर्कफोर्स को एम्पावर करते हैं। आस्किंग देम टू पार्टिसिपेट इन इस्टेब्लिशिंग टारगेट, उनसे कहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए टारगेट्स इस्टेब्लिश करने में। एंड सजेस्टिंग मीन्स टू अटेन द सेम, और उनसे कहते हैं कि आप भी सजेस्ट करिए कि किस तरीके से हम टारगेट्स को अटेन कर सकते हैं। काइजन कॉस्टिंग, इसमें क्या एक होता है टॉप डाउन पाथ होती है, एक होता है बॉटम्स अप पाथ होती है। टॉप डाउन में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग बनाता है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना ना, जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्लानिंग बनाएगा, सीनियर मैनेजमेंट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, और सीनियर मैनेजमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के टारगेट सेट करता है। और बॉटम्स में क्या होता है, बॉटम अप में क्या होता है, काइजन टीम होती है जो वो रिडक्शन टारगेट सेट करती है प्रोसेस मैनेजर के साथ मिलके ना, टीम प्लस प्रोसेस मैनेजर मिलके काम करते हैं। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट ही पूरा प्लानिंग करता है। जो टॉप मैनेजमेंट जो टारगेट सेट कर रहे हैं और बॉटम पीपल जो टारगेट सेट कर रहे हैं, दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट ऑन कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, मतलब दोनों सिमिलर बेसिस पे होने चाहिए। केस सिनारियो, MIL is an automobile manufacturer in India and is a subsidiary of Japanese automobile and motorcycle manufacturer Leon. It manufactures and sells a complete range of cars from entry level to the hatchback to sedans and has a present market share of 22% of the Indian passenger car markets. तो MIL लियोन की सब्सिडियरी कंपनी है। लियोन जापानीज़ ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, और इनके हर तरीके की कार, छोटी से लेके बड़ी तक हर तरीके की कार बनाते हैं, और इनके पास 22% ऑफ द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट्स है, मतलब बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा इनके पास मार्केट शेयर भी है। MIL uses a system of standard costing to set its budget। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। बजट्स आर सेट सेमी एनुअली बजट्स बनाते हैं, फिनांस डिपार्टमेंट बनाता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द फिनांस डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स वेरिएंस रिपोर्ट्स ईच मंथ, हर महीने ये वेरिएंस रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में रिव्यू करते हैं, वेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द बजटेड फिगर्स। Mr. Suzuki, Group CEO of Leon, is of the opinion that the Kaizen costing method should be implemented as a system of planning and control in the MIL। Mr. Suzuki को लगता है प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए हमें काइजन कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Recommend key changes vital to MIL's planning and control system to support the adoption of Kaizen costing concept। वो कह रहे हैं कि क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हम MIL Kaizen costing को अडॉप्ट कर सकें। Kaizen costing emphasizes on small but continuous improvement, छोटे छोटे से continuous improvement को emphasize करता है। Targets once set at the beginning of the year or activities are updated continuously to reflect the improvement that has already been achieved and that are yet to be achieved। जो भी हम स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द ईयर में जो टारगेट सेट करते हैं उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना है, जिससे कि हमें पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट्स अभी करने बाकी हैं और कितना अचीव कर चुके हैं। द सजेस्टेड चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स इन MIL आर, क्या क्या चेंजेस हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम टू कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम, हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम से कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम की ओर बढ़ना पड़ेगा। ट्रेडिशनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अज्यूम्स स्टेबिलिटी इन द करेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम से क्या होता है, हमारे करेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टेबिलिटी आती है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कीपिंग द नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनटू अकाउंट। नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, एंड दस द होल एफर्ट इज़ ऑन टू मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड।
और फिर पूरा एफर्ट डाला जाता है कि हम परफॉर्मेंस कॉस्ट स्टैंडर्ड को मीट कर पाएँ, हम जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको मीट कर लें। ऑन द अदर हैंड काइजन कॉस्टिंग बिलीव्स इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और काइजन कॉस्टिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, एंड हेंस द गोल इज़ टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, और ये कहते हैं कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करनी है। गोल होता है इनका काइजन कॉस्टिंग का कॉस्ट को रिड्यूस करना। द फर्स्ट चेंज रिक्वायर्ड इज़ द स्टैंडर्ड सेटिंग मैथडोलॉजी, कि हमको अपना स्टैंडर्ड सेटिंग मैथडोलॉजी को चेंज करना है सबसे पहले। फ्रॉम अर्लियर कॉस्ट रिडक्शन से कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम से कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम की तरफ बढ़ना है हमें। रिडक्शन इन द पीरियोडिसिटी ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेरिएंस एनालिसिस, और जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और वेरिएंस सेट करते हैं इसका समय हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। Under the existing planning and control system followed by MIL, standards are set semi-annually, हर 6 महीने में अभी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स मंथली वेरिएंस रिपोर्ट्स आर जनरेटेड फॉर एनालिसिस, और मंथली वेरिएंस रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं। बट अंडर द काइजन कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट रिडक्शन टारगेट्स आर सेट फॉर स्मॉल पीरियड्स, छोटे छोटे पीरियड्स के लिए कॉस्ट रिडक्शन टारगेट्स को सेट किया जाता है काइजन में, एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए। सो द पीरियड कवर्ड अंडर द स्टैंडर्ड शुड बी रिड्यूस फ्रॉम सेमी एनुअली टू मंथली, 6 महीने से हमें 1 महीने कर देना चाहिए। एंड द करेंट प्रैक्टिस ऑफ जनरेटिंग वेरिएंस रिपोर्ट्स मस्ट बी कंटिन्यूड और मे बी रिड्यूस टू अ वीक। अभी जो मंथली वेरिएंस रिपोर्ट ला रहे हैं या तो मंथली लाते रहिए या तो फिर एक हफ्ते में रिड्यूस कर दीजिए। पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और वर्कर्स इन स्टैंडर्ड सेटिंग, और वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करवाना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। अंडर द काइजन कॉस्टिंग सिस्टम पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव्स हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ हाईली अप्रिशिएटेड वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब काइजन कॉस्टिंग में जो हम स्टैंडर्ड सेटिंग में वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं वो बहुत अप्रिशिएबल है। So the current system of setting budgets and standards by the finance department with the mere consent of board of directors required to be changed. अभी जैसे board of directors खाली standard set करते हैं MIL में, उसको change कर देना चाहिए और workers और executives को भी involve कर लेना चाहिए standard setting में। Practical insight, Kaizen practices. Kaizen costing becomes a part of the package. At the start of 2002, a UK company called Kappa Packaging, now part of the Smurfit Kappa Group, had a factory in Greater Manchester that made, among other products, cartons to hold bottles of drink. Kaizen costing पैकेजिंग का भी पार्ट बन गया है 2002 से, जब एक यूके की कंपनी कप्पा पैकेजिंग ने इसको अडॉप्ट किया होगा, जो कि कार्टन्स बनाती है बॉटल्स को रखने वाली। दैट ईयर द फर्म इंट्रोड्यूस अ न्यू अप्रोच टू कटिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड इट वाज प्रोड्यूसिंग, विच स्टूड एट 14.6% ऑफ अ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करते थे उसका 14.6% तो वेस्ट पेपर और कार्डबोर्ड बर्बाद हो रहा था, तो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने काइजन कॉस्टिंग को लगाया। द न्यू अप्रोच इंक्लूडेड द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स, तो इन्होंने क्या क्या किया उसके लिए, मेकिंग एम्प्लॉयज़ मोर अवेयर ऑफ हाउ मच वेस्ट वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड। पहले उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अवेयर किया, ज़्यादा मोर अवेयर किया कि कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना। 14.6%, आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसका लगभग 14.6%, मतलब लगभग 15% मान लो आप वेस्टेज निकाल रहे हो। तो पहले एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराया उन्होंने कि देखो कितना वेस्ट हो रहा है। फिर रिक्वायरिंग देम टू मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वेस्ट फॉर विच दे वर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। फिर उनसे कहा गया कि आप इंडिविजुअली कितना वेस्ट कर रहे हो, आप उसको मॉनिटर करो ना, उसका हिसाब रखो कि आप इंडिविजुअली कितना रिस्पॉन्सिबल हो, कितना वेस्ट आप से हो रहा है ना। एक एक इंसान अपना अपना वेस्टेज देख लेगा तो थोड़ा वेस्टेज कम हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल अपना अपना वेस्टेज पे मॉनिटरिंग करो।
इस्टेब्लिशिंग ए काइजन टीम टू फाइंड वेज ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। एक काइजन टीम बनाई जो कि वेस्ट को रिड्यूस करने के तरीके ढूंढ पाए। एज अ रिजल्ट कप्पा वॉज एबल टू रिड्यूस वेस्ट फ्रॉम 14.6% टू 13.1%। इतने से इतना रिड्यूस कर लिया इन्होंने। अब 13% तक ले आए उन्होंने जो वेस्टेज हो रहा था रॉ मटेरियल्स का बाय द एंड ऑफ 2002। स्टार्टिंग में इन्होंने लगाया था और 2002 में इन्होंने एंड में इसको अचीव कर लिया। एंड डाउन टू 11% इन 2003, और 2003 में इन्होंने 2011 खाली 11% तक ले आए, रिड्यूस कर लिया। जो 13% तक आए थे 11% तक ले आए। ईच परसेंट पॉइंट सेविंग वॉज वर्थ एन एस्टिमेट 1,10,000 पाउंड अ ईयर। 1% पॉइंट आपका कितने पाउंड के बराबर था। ये यूके बेस्ड कंपनी है तो ये पाउंड में दे रखा है। 1,10,000 पाउंड हर साल उनकी सेविंग होने लगी। ठीक है।